हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 18। तो आपके सामने टॉप 30 पीवाई की क्वेश्चंस ये देखने को मिलने वाले हैं। और आज का पेपर का लेवल जो मैंने सेट किया है वो आपको एग्जैक्टली जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला पेपर है उसी के जैसा है ना। क्योंकि मैं इतने सारे शिफ्ट को एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस लिए हैं तो ये आपके लेवल को अप करने के लिए मैंने लिया है। बाकी अगर इस 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए ना तो सभी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ही पेपर के रिलेवेंट मैंने रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि 3 संख्याओं का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, तीसरी संख्या हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। 3 गुनी है, अगर इसे हम 2x मानते हैं तो क्या हम इसे 6x लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरी संख्या की ये 3 गुनी है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है, पहली संख्या जो है ना इसकी 2 गुनी है, तो यहाँ पे 3x होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है रेशियो मान लिया कि ये है हमारे पास। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज दे रखा है तीनों का, तो तीनों का अगर हम सम करेंगे 6 3 9 2 11 11x आया। 11x का जो सम किया है आपने, तो इसमें 3 से आप गुणा करेंगे क्योंकि ये एवरेज है। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 का 24 हो जाएगा, 3 का 24 तो 26 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा आपको, अगर x यहाँ पे 11 कर देंगे, 11 दूनी का 22, 11 चौक 44, आपका जो है ये आ गया 240। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या आपका 2x है, इन 24 दूनी 48, आपका जो है 480 आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। यदि AC बराबर 8 तो AB बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है और कुछ इस प्रकार बनेगा। और अगर हम बात करें तो ये जो C है ये 90 डिग्री है, बाकी आप AB कोई ले सकते हैं ना। और यहाँ पे AC बराबर 8 दे रखा है आपको और AB बराबर ज्ञात करें। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं कि समद्विबाहु है, तो ये भुजा बराबर होगा। और यहाँ पे बात करें तो ये 90 है, तो ये भुजा बराबर है, तो ये 45 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 45 डिग्री होता है तो रेशियो आपको पता है कि ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये √2 होता है। तो 1 का वैल्यू जो है 8 दे रखा है, तो √2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 8√2 हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था ये। तो देख सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, है ना। जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 5 होता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा। देखिए, जब पूर्णांक m को जो है विभाजित किया जाए तो 8 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेषफल बच रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हो जाएगा। तो बेसिकली आपको जो भी शेषफल बचता है ना, तो इसमें जो गुणा करके, जैसे कि m है तो यहाँ पे 5 होगा और 8 से विभाजित कर दीजिए, बस। और कुछ करना नहीं होता, ज़्यादा आपको फंसना नहीं है। 8 चौका 32 हो जाएगा, तो 3 शेषफल बचेगा। शेषफल ही पूछ रहा है तो 3 आपका हो जाएगा ना। आपको कुछ नहीं करना होता है, बेसिक सा क्वेश्चन होता है, आपको ऐसे ही सोल्व कर लेना है। एक फॉर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात जो है 4:7 है। 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को अन्य फॉर्म में भेज दिया जाता है, तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। तो स्थानांतरण के पहले फॉर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि मेल है और फीमेल है, 4:7 में है। तो यहाँ पे 50, देखिए इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, 4x मान लेते हैं। और 50 जो है पुरुष अधिकारियों को हटाया जा रहा है, 7x जो कि महिला है, इसमें से 100 को हटाया जा रहा है। और बोल रहा है कि बाद में ये हो जाता है ना। तो अगर हम बात करें तो बच्चों को 48x हो जाएगा, 12×5 60 यानी 600 हो जाएगा, 7×7 49x हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो इधर भेज देते हैं, या
इसको जो है 700 को इधर भेज देते हैं, -600 और 700, और इसको 48 को इधर भेज देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जा रहा है, x बराबर 100 हो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि स्थानांतरण से पहले फॉर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा आपका 400। देख सकते हैं कि x का जो है 100 है, तो 4x था पहले, तो आपका जो है 400 हो जाएगा। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है एक मेथड, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। तो उस वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 पड़ती है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देने के बाद उसको कुछ परसेंट लाभ या हानि होता है, तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आप रेशियो लिख लीजिए। सीपी होता है, एमपी डायरेक्ट रेशियो बनता है 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ पे होता है 100 प्लस प्रॉफिट, या अगर लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हैं। बाकी देखिए 20 हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 108 हो जाएगा। अगर काट के और शॉर्ट करना चाहते तो शॉर्ट कर सकते हैं, 20 का 80 और 27 का 108 होता है ना, 27 का 108 होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात की, अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे लागत दे रखा है जो कि सीपी है 500, तो एक्चुअल जो होता है 500 ऊपर होता है, जो रेशियो वाला नीचे होता है 27 का आपको ज्ञात करना है। तो 25 और 25 साथ 175 हो गया, और यहाँ पे 17 हो गया, 25 दूनी 50, 67 हो जाएगा ना। तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये दे रखा है और इसका मान पूछ रखा है। देखिए, जब भी आपको, आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जब भी आपको ऑप्शन में डिजिट दिया हो तो आपको वैल्यू पुट करनी है ना, उससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे। और जब भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा हो तो आपको कोशिश करना है कि वैल्यू जो है 0 पुट किया जाए। 0 पुट कर सकते हैं साइन का, और इसके लिए 0 करना है कॉस का, तो आप जो है 90 पुट कर सकते हैं। तो 0 या 90 कोई भी पुट कर सकते हैं, 0 और 90 है ना, कोई भी पुट कर सकते हैं आप। तो कोशिश करें। बाकी अगर मान के चलिए अगर ऐसे रहता है 1/cos थीटा, तो यहाँ पे आप 90 नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये बटा में रहेगा तो 0 बनाएगा, तो वो जो है अपरिभाषित हो जाता है। और साइन अगर बटा में रहे साइन थीटा, तो वहां पे आप 0 नहीं पुट कर सकते हैं, ये आपको जान लेना है। बाकी वैल्यू पुटिंग की क्या ताकत है, तो बाकी देखते हैं कि ब्यूटी ऑफ वैल्यू पुटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है, ये 1 हो जाता है। cos 0 जो होता है 1 होता है, आपको पता होगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो आपका जो है -1 हो जाएगा। देख सकते हैं कि कितना फास्ट जो है आंसर आ गया। बाकी चलिए हम यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही बता देते हैं कि क्या होता है। देखिए, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। और साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कहीं पे जरूरत पड़ सकती है इसकी ना। तो इससे भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 है और इस फॉर्मूला को हम ओपन करेंगे 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अब इसको ओपन करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 हो गया, इसको गुणा कर देते हैं 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3, और माइनस जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देख सकते हैं ये वाला कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, फिर आ गया 2 - 3। और इतना सब करने के बाद आपका आया। देखिए, वैल्यू पुटिंग जो है ना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके टाइम बचाने में। तो आप कोशिश करें कि
ध्यान देते रहें कि कैसे कहाँ पे किया जा सकता है। वह संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 1540 है, तो छोटी संख्या क्या है? मान के चलिए बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। तो अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या को जो है छोटी संख्या से भाग देने पे, अच्छा छोटी संख्या हमने ये माना, ये स्मॉल, ये बिग माना, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जा रहा है, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? भागफल जो है 6 प्राप्त हो रहा है और शेषफल के रूप में जो है आपको 5 प्राप्त हो रहा है। तो क्या मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कौन होता है? देखिए भाज्य ये होता है, ये भाज्य होता है, आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ये भाजक होता है और ये भागफल होता है, आपको पता ही होगा। बाकी रिमाइंडर तो आपको पता ही है कि रिमाइंडर ये है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाज्य बराबर क्या है? a है, a बराबर लिखेंगे, भाजक b है और भागफल जो है 6 है, तो 6 भी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस शेष क्या है? 5 है, 5 है ना। और क्या दे रखा है कि दोनों के बीच का अंतर जो है 1540 है, तो पहले a रहेगा बड़ा वाला, तब ये रहेगा 1540 यहाँ पे दे रखा है। देख सकते हैं कि अगर बात करें तो इसे भी इक्वेशन बना सकते हैं, तो a माइनस 6b बराबर 5, तो ये एक हो गया इक्वेशन, ये 2 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों को क्या करते हैं, छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको, मतलब आपको b निकालना है, तो हम a को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 1 माइनस 6b, आपको लिखना नहीं है, सजाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे सजा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे अगर करते हैं माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कट गया ये, और यहाँ पे माइनस 5b आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 1535 आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं तो 5 से 15 0 7 307 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:5 है और उनका लसो जो है 120 है, तो वे संख्या, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली करें कि 15 और 15 वाटे 120 हो गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये होता है ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, यही तो कर रहा हूँ मैं कि 3 गुणे 5x 120 बचते 15 वाटे, तो x का वैल्यू 8 हो गया, तो आपका जो है 3 का 24 हो गया, 8 5 40 हो गया। आप जितना कम लिखेंगे उतना सही रहेगा। बाकी तो एक खंभे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण इतना है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है और ये जो है 45 डिग्री है, तो क्या बोल रहा है खंभे की ऊंचाई, तो एक होता है ये, एक होता है, एक का वैल्यू 20 है तो इसका भी वैल्यू 20 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय जो है इतना है और अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय इतना है, तो मई से दिसंबर की ललित के लिए, मतलब देखिए 4 महीने का औसत आय आपको दे रखा है, बाकी 8 महीने का आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि 12 महीने का निकाल के उसमें से 4 महीने का घटा देंगे, तो आपको जो है निकल के आ जाएगा मई से दिसंबर तक का पूरा आपका औसत है। तो चलिए यहाँ पे यदि पूरे वर्ष के लिए दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दे रखा है 17 55 3 12 से गुणा करेंगे क्योंकि पूरे वर्ष का है, इसमें से जो भी दे रखा है ना माइनस कर देंगे। ये देख सकते हैं कि औसत है 3 महीने का दे रखा है 41 84 3 से गुणा करेंगे। फिर ये देख सकते हैं कि बोल रहा है कि प्रथम महीने के औसत से जो है अप्रैल में, मतलब
50% अधिक है, इससे जो है 50% अधिक है अप्रैल में 4184, और 50% अधिक मतलब 3/2 है। तो काटेंगे, 2 दूनी का 4, 2 9 18, 2 दूनी का 4 है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, 3 दूनी के 6, 9 27, 2 3 दूनी के 6, ये आ रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो 36,000 है, 12 60, 3 63, 12 60, 66, 12 84, 90, 12 9 21, आपका यहाँ पे आ रहा है 3 12, 24, 1 25, 3 2 5, 12 माइनस 6 2 7 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिट डिजिट देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है सबका। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 6 2 8 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 16 हो गया, तो 8 घटेगा तो 8 यूनिट डिजिट आएगा, तो ये आपका आ जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं चीज़ों को, है ना। बाकी कैलकुलेशन को ऐसे ही आप बचा सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। 12 सेफ 4 घंटे में 96 व्यंजन बना सकते हैं। प्रत्येक सेफ द्वारा 1 घंटे में बनाए जाने वाले औसत व्यंजन ज्ञात कीजिए। देखिए 12 सेफ हैं, 4 घंटे में जो है 96 व्यंजन बना रहे हैं 4 घंटे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 घंटे में कितने व्यंजन बनेंगे, 24 व्यंजन बनेंगे। 12 सेफ मिलके 24 व्यंजन बनाएंगे। मैंने क्या किया कि 96 में 4 से भाग दे दिया, तो 24 व्यंजन बन रहे हैं। अब ये जो है प्रत्येक सेफ मतलब एक सेफ कितने बना देगा, तो आपका जो है 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको इसमें टाइम बचाना सीखना है और कुछ नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे y का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट करते हैं x का, तो 137, अगर इसको हम करते हैं तो 0.42 z दे रखा है, और यहाँ पे अगर हम बात करें y का स्क्वायर है तो 137, 0.62, ये 2 हो जाएगा ना। तो 0.42 यहाँ पे देख सकते हैं ये बराबर है ना, तो हम इसे जो है अब हटा देंगे और ऊपर वाला जो है इसको हम इक्वेट करेंगे z, और 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, 1 हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो z हो जाएगा 124 और 42 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट था, तो ये पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पे है 2 के बाद, और ये भी है 2 के बाद, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 21 दूनी का 42 हो जाएगा, 2 6 12 दूनी 62 हो जाएगा, 31 दूनी। अब यहाँ पे तो देख सकते हैं कि कैसे कटेगा ये, 21 दूनी का 42 हो जाएगा। देखिए एकदम क्लोज जा रहा है ना, 21 63, मतलब 3 से बिल्कुल ही कम जाएगा, तो मतलब मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। एक आयताकार शीट को 1.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने के लिए इतना लागत लगता है, तो आयताकार शीट की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो देखिए मैंने ऐसा कल क्वेश्चन मिलता जुलता लिया था, तो यहाँ पे जो है प्रति सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का दाम इतना है, तो वो मान के चलते हैं 1 सेंटीमीटर पूरा रहा होगा, है ना, और पूरा का ये मिल रहा है उसको कि भाई पेंट करने का मतलब ये उसका क्षेत्रफल रहा होगा, ये जो x हम लिख रहे हैं उसका क्षेत्रफल रहा होगा, इतना रहा होगा वो। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 15 हो जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, 2 5 3 5 3 3 का 9, और एक बार में जाएगा 3 5 15, तो 3 दूनी के 6, 15 दूनी के 30, इतना ही आ रहा है ना, 5 दूनी के 10, 2 1 3, 3 दूनी 6, 630 आ जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो देखिए L गुणे B होता है, और आपको मिल गया कि क्षेत्रफल इतना है, तो लंबाई 30 है और B पता नहीं है आपको, 630, 3 3 21 दिया, 63 आपका आंसर आ जाएगा 21। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये आपके लिए HW है, आपको कमेंट में इसका जो है आंसर करना है।
यदि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है तो इनमें से दूसरी सबसे, देखिए अगर 3 क्रमागत है मतलब 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो भाई औसत क्या होता है, औसत जो है बीच में लाई करता है, तो 42 है तो क्रमागत है ना, ये 41 होगा, ये 43 होगा। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या, पहली सबसे छोटी संख्या 41 है, दूसरी तो 42 हो जाएगी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, और कुछ नहीं है, सिली मिस्टेक कर सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 35% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए इस वीडियो को पॉज करें और इसका आप अपना आंसर निकालें, तब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए बोल रहा है कि 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, ओके, तो 25% का मतलब 1/4, समझ रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि भाई हम 4 में खरीद के लाए थे लेकिन हम 3 में बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 3 में बेच रहा है वो, लेकिन खरीद के लाया था 4 में, है ना। अब बोल रहा है कि 35% कम है, मतलब अंकित वजन से 35% कम है, तो एक कम है, लेकिन भाई कम वाला तो उसे दिखेगा, लेकिन ज्यादा वाला तो जो है 100% जो है दिखेगा कस्टमर को, लेकिन 35% जो कम है वो तो वो जानता है ना भाई, दुकानदार जानता है कि हम 35% कम दे रहे हैं, इसका मतलब 65 यहाँ पे आ जाएगा, 4 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 13 25 65 हो जाएगा, 15 13 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कितना प्रॉफिट ले रहा है, 2 का प्रॉफिट ले रहा है, 2 का प्रॉफिट 13 पे ले रहा है, 100 का कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 213 करेंगे तो एक बार में जा रहा है 7, 13 25 65 जा रहा है, 15 कहाँ आ रहा है, ये हो जाएगा। आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है कि कटा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। PQR एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे में भर सकते हैं। वे टंकी को भरने का काम शुरू करते हैं, P पहले घंटे, Q दूसरे घंटे और R तीसरे घंटे पर टंकी भरता है, तो टंकी भरने तक यह चक्र जारी रहता है। इस प्रक्रिया से इस काम को पूरा होने में कितना घंटा लगेगा। देखिए अब आप जो है पुराने तरीके छोड़ दीजिए, आप मेरे तरीके से कीजिए। अब ये आपको डेटा दिख रहा है, आपको पता है कि हम निकालते हैं, इसका कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी एलसीएम लेके आता है। आपको क्या यहाँ पे एलसीएम दिख नहीं रहा है, लिखना जरूरी है कि PQR RST ऐसे लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कितना आपका टाइम का फर्क पड़ जाएगा, तो यहीं से आपको डायरेक्ट देखना है कि भाई 36 हमारी कैपेसिटी हो जाएगा, और जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी हमने डायरेक्टली निकाल लिया यहाँ से ना। अब क्या हो रहा है कि वेट टंकी को भरने के लिए P पहले शुरू करता है, Q दूसरे और R, यानी 3 घंटे में कितने भर रहे हैं आपके, तो 4 2 6 3 9 भर रहे हैं। टोटल कितने हैं, टोटल आपके 36 हैं, यानी कितने करने पड़ेंगे, 4 गुना करने पड़ेंगे, तो इधर भी 4 गुना करेंगे तो 4 12, आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखिए आप PQR RST लिखते रहिएगा, लेकिन वो चीजें काम नहीं करती है आपके एग्जाम हॉल में ना, क्योंकि आपका टाइम कम पड़ जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि भाई टाइम बचा नहीं, ऑप्शन हो नहीं पाया, तो चीजें ऐसी ही होती है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको वैल्यू पुटिंग का जो ब्यूटी है वो समझा पाऊँ कि कैसे काम करता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस जब भी दिखे आपको 0 पुट करना है, या आप जो है कॉस को 90 पुट कर सकते हैं 0 बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि ऑप्शन जो है डिजिट में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिजिट में नहीं है। मतलब वैसे तो हो सकता है, वेल पुटिंग कर सकते हैं, 45 डिग्री रखिए आ जाएगा आपका, लेकिन हमें भाई फास्ट करने से मतलब है ना, फास्ट कैसे हो सकता है। तो फास्ट यहाँ पे आप जो है सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे करेंगे तो आपका जो है एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस बात करें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसे फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, तो लिखना जरूरी है नहीं, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज साइन थीटा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं, क्या मैं इसे 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो डायरेक्टली यहीं पे लिखते हैं क्योंकि स्पेस की कमी हो जाएगी। तो
1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन थीटा हो गया, तो ये देख सकते हैं कि कट जाएगा। और 2 यहाँ पे लिखते हैं, 2 है ऊपर और यहाँ पे साइन है, तो क्या ये 2 कोसेक थीटा बना देगा? कोसेक थीटा बना देगा। तो ये देख सकते हैं कि ये आपका आंसर है ना। चलिए, ये आपको करना है। क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था एम्पिरिकल फार्मूला जो बहुलक का था? तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुलक यहाँ पे दे रखा है मोड बराबर, इधर माध्यक को मीडियन को इधर भेजेंगे। पहले इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 2 मीडियन हो जाएगा माइनस 2 मीन हो जाएगा, इधर माइनस से प्लस में आएगा तो इधर मीडियन हो जाएगा। तो मोड बराबर क्या हो जाएगा? देख 2 मीडियन है और ये 1 मीडियन है, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था? आगे चेक करने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, EFG और H क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। चतुर्भुज EFGH अनिवार्यतः क्या है? देखिए, ये हमेशा तो समांतर चतुर्भुज ही बनता है, तो आपको बस इसे याद कर लेना, और कुछ है नहीं कि इसमें कुछ आप जान लेंगे। ABCD है और ये बोल रहा है कि EFGH जो है ना, AB पे क्या है? E है, AB पर E है, और F BC पे है, F जो है BC पे है, CD पे जो है G है, और H जो है DA पर है। तो अगर आप देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये जो बनेगा समांतर चतुर्भुज बनेगा। बस आपको याद कर लेना है कि जो किसी भी चतुर्भुज में उनके भुजाओं के मिड पॉइंट से जो बनता है चतुर्भुज, वो समांतर चतुर्भुज होता है। बस आपको ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई वैल्यू पुटिंग बहुत ही कारगर है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ पे कैसे हमें वैल्यू पुट करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री। देखिए, जब भी आपको tan cot sec, देखिए 45 डिग्री तो आप कभी भी रख सकते हैं, लेकिन आपको वैल्यू वो सोचना होगा कि कहाँ पे हमारा जो है काम आसान हो सकता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री पे हमें काम आसान बनता दिख रहा है, तो हम देख लेंगे, है ना। 45 डिग्री पुट करेंगे तो आपका जो है 1 बनेगा, tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, और यहाँ पे जो है 1 बनेगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर ए दे रखा है, तो सेक 45 डिग्री बराबर होता है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये 1 का 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 2 3 6 8 आपका यहाँ पे बन रहा है। तो क्या हम 45 डिग्री इन सभी में रखेंगे तो हमें 8 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे देख सकते हैं कि √2 का 5, मतलब ये तो रूट ही में रहेगा, तो ये तो ऐसे ही गया ना, क्योंकि यहाँ पे भाई ऑड है, तो ऑड रहेगा तो बेशक सी बात है कि वो रूट से वैल्यू निकलेगी नहीं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो √2 का पावर 4, यहाँ पे 1, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर में जो है रूट हटेगा, तो यहाँ पे 4 5 ही बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे √2 का पावर 6 है, तो क्या √2 को स्क्वायर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम बिल्कुल नहीं लगता है वैल्यू पुटिंग में। आप इसे अगर थोड़ा सा सीख जाएंगे और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे मॉक में या जहाँ भी आप सोल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो वर्ग के विकर्ण का जो क्षेत्र जो फॉर्मूला होता है √2a होता है, जो कि 18 दे रखा है, a बराबर 18 √2 यहाँ पे आ गया ना। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो इसकी परिमाप की बात करें तो क्या होता है, वर्ग के परिमाप होता है 4a होता है, तो 4 इधर गुणा कर देंगे, 4 इधर गुणा कर देंगे, क्या ये परिमाप निकल के आ जाएगा? √2 यानी 2 √2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 36 √2 आपका आंसर हो जाएगा।
128 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का 3 गुना हो जाता है। तो बड़ा भाग ज्ञात करें। 3 गुना हो जाता है, तो देखिए एक भाग है, ये दूसरा भाग है, तो ये x था, ये 3x हो जाता है, तो 4x है और 128 है, तो ये 32x 32, तो बड़ा भाग पूछ रहे हैं ना, बड़ा वाला भाग 32 3 96, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला भाग जो है 32 3 96 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य इतना है, 10% छूट देने के बाद दुकानदार 25% का लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार ने इसे किस मूल्य पर कर दिया? HW है। आप इसे कमेंट में आंसर करें और बहुत ही फास्ट तरीके से। तो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो कि डेटा पिछले बार गलत हो गया था, तो उसी को मैंने रेक्टिफाई किया है और वाकई में गलत था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का इतना मिला तो वो इतने से निर्वाचित हो गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र लोगों की संख्या जो है 16,000 थी, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इसलिए लिया है ना कि मैं जो आपको चीजें सिखाता हूँ ना, तो उसका जो पावर का यूज होता है वो ऐसे क्वेश्चंस में यूज होता है। देख सकते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे रखा है, और लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या करते हैं कि अब वो करते हैं कि 59 मिला है 375, अब इसे 100 में से घटाएंगे और फिर निकालेंगे। देख सकते हैं कि इसे घटाने में कितना टाइम लग जाएगा आपको। हमने क्या सीखा है? हमने क्या सीखा है कि ये कितना ज्यादा है 50 से 9.375, और इसे हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो हमारा अंतर निकल कर आता है। ये मैं अभी बताना चाह रहा था, बाकी चलिए हम सोल्व कर लेते हैं इसे। तो ये सब आपको थोड़ा सा बताना जरूरी होता है कि आप किस लेवल की चीजें सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वोटिंग लिस्ट में 16,000 थे, तो 16,000 थे हमारे पास। तो अब बोल रहा है कि 16,000 में से y% ने तो मत नहीं डाला, मतलब टोटल 100 थे, यहाँ पे 100 थे, लेकिन 100 में से जो है y लोगों ने नहीं डाला। 100% में से जो है ऐसे ही करते हैं ना, जब भी इनवैलिड होता है, चीज होता है, तो आप 100 में से घटा देते हैं, या नहीं डालते हैं तो आप 100 में से घटा के लिखते हैं। तो y हमने घटा दिया कि y ने नहीं डाला, और 10% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितने हुए? 90 बचे और ये 100 हो गए। और जब सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से एक के पक्ष में पड़ गए, तो जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का इतना मिला तो उसे इतना से निर्वाचित किया गया, यदि उस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र इतना थे। देखिए अब हम इसे 100% मान लेते हैं, इसको जो है हम अब 100% कंसिडर करके चलेंगे। तो हमने जो काम सीखा है ना पहले प्रीवियस वीडियो में, तो वो यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए मैंने बोला था आपसे कि 50 से जितना अगर आपको अंतर निकालना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि 100 में से घटाएं ये करें, आपको देखना है कि 50 से कितना कम या ज्यादा है, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अगर अंतर निकालते हैं तो 375, आप तो ओरली भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है। 5 दूनी 10, 14 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 9 दूनी 18, 18.75 आपका जो है आ गया है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18.75% है ना, तो 100% हटाएंगे, ये भी हटाएंगे तो ये भी 100 आ जाएगा यहाँ पे। और ये इसका अंतर दे रखा है आपको 2484, 2484। यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि आपको जो का ट्रैक हटा देंगे, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया है ना। अगर यहाँ पे करते हैं तो 4 4 कर लेंगे, 4 से एक बार 25 बार में जाएगा ये, 4 से एक बार 25 बार में जाएगा ये। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें कट रही है। 25 से कटाएंगे तो कितना बार? 25 7 175 होता है, और फिर 12 हो जाएगा, फिर 125, 25 5 125 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं 9 3 27, और 100 में ये गुणा करेंगे ऐसे, तो बारी बारी से गुणा करेंगे, 2700 हो जाएगा, और फिर माइनस 27 भाई। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि उस लेवल की चीजें हम करा चुके हैं आपको ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आ गया। अब हम क्या करेंगे? 27y को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 2724 84 27y। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा घट के? 6 1
और 2 आ जाएगा। तो 27 का वैल्यू जो है आपका जो है 27 वाट होता है। y बराबर आई थिंक 27 वाट है, 8 7 56 8 दूनी 16, हाँ 8 होता है। ये जो है 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि y का मान हमने ज्ञात कर लिया, और थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है तो इसमें टाइम लगेगा। बाकी देखिए अगर आप वैसे करने जाते तो आपको और ज़्यादा टाइम लगता, आप डेसिमल में ही फंसे रह जाते। तो चीज़ें जो आप सीख रहे हैं तो उसका यूज भी है, ऐसी बात तो है नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल कराया था, क्या आप खुद से पॉज करके कर सकते हैं इसे? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। बाकी ऐसा 2-3 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, आपको सीखना ही पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए आप नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन तो यही आप देख के आपका जो है प्रेशर में पड़ जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, जबकि होते थोड़ा सा आसान ही है। तो देखिए सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना उधार लिया ना, और बात क्या बोल रहा है कि प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। देखिए बोल रहा है कि आपको बस ये समझ लेना है, और ये समझ लेंगे बस काम आपका हो जाएगा। और ये 2 वर्ष का खेल है, 2 वर्ष का, तो ये 11% यहाँ पे रेट है, तो 11 दूनी का 22 हो जाएगा, और 22 हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 22 तो हमारा ऐसा ही हुआ, अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 पे अमाउंट जुड़ता है तो 122 हो जाएगा। जो आपको राशि देनी होती है भाई वो तो अमाउंट होता है ना, तो 122 से गुणा करेंगे, ये नहीं कि 22 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो राशि है ये है, आपको 2 साल बाद देनी है, 141,545, 122/100, ये 2 साल। लेकिन हमें आपको यहाँ पे ये समझना है कि हमें 1 साल में ये चुका देना था, जो कि हमने नहीं दिया। देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे 1 साल चला इस पे ब्याज, और यहाँ पे जो है ये चुका देना था हमें, जो 25,490 था, लेकिन हमने चुकाया नहीं, इसे भी 2 साल में लेके चले गए। तो इस पे 1 साल का ब्याज लगा होगा कि नहीं लगा होगा? जी बिल्कुल लगा होगा, इसके साथ ये भी जुड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये चला गया राशि, लेकिन हमें यहाँ से लेना है, तो लेना है तो कितना लगा, 1 साल का लगा, यानी 11% का अमाउंट इसमें गया है। तो 11% का अमाउंट जो गया है, इसमें से क्या हम घटा देंगे तो निकल जाएगा ये? जी बिल्कुल निकल जाएगा। 25,490 अमाउंट हम घटा देंगे, यानी कि 11% है तो 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे निकल के आ गया। देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार बना। तो आपको जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे कोई बच के जा नहीं सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, करते हैं और देखते हैं कि क्या कहाँ तक कैलकुलेशन जा सकता है इसका। यहाँ पे अगर बात करें तो 20 5 100 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 4 5 8 40 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 9 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और इसे 2 से काट देंगे तो 2 6 12 61 हो जाएगा। ये एक 0 से 1 0 कट जाएगा। अभी देख सकते हैं 0 नीचे है तो इसका मतलब 10 है नीचे। अब ये छोड़ देते हैं क्योंकि डेसिमल बैठाने के लिए काम करेगा। तो अब हम इसे गुणा कर देते हैं ना, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं भाई, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 14 के 12, 4 16 हो जाएगा, 9 4, ये क्या था, 5 3 8, 8 8 16, 9 2 11, 12, और 6 1 7, ये आपका यहाँ पे रहा 17 2 6 8 4 9, बटा में था 10 था। और अब आपको इससे करना है 111 से। चलिए हम इससे भी कर लेते हैं। देखिए आज कैलकुलेटर नहीं निकालेंगे, नहीं तो आप बोलते हो कि रोज रोज कैलकुलेटर निकाल देता है भाई, हमें करना पड़ जाता है, फिर हमें हो जाती है दिक्कत। 2549, ये देखिए ये सब क्वेश्चन तो वैसे लीव ही करना होता है ना, बाकी हम क्या कर सकते हैं इसमें। 9452, 9452, 9452, 9 13 5 4 9 18 19, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
5 2 7 4 11 1 12, 5 2 7 1 8 2 28 29 3 9, 28 29 3 9, ये जो है 10 हो जाएगा और ये जो है पॉइंट में चला जाएगा तो 17। चलिए यहीं पे लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, फिर अब लिखेंगे फिर से करेंगे वही चीज़ें। तो ये हटा दे रहे हैं और ये पॉइंट लगा दे रहे हैं, पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया, देखेंगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 तो यहीं पे आ रहा है ना, ये पॉइंट के बाद 0, तो बाकी चलिए देख लेते हैं। 9 यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 2 जो है इसमें घटेगा 4 हो जाएगा, तो यहीं आ जाएगा 4 4 1 है ना। बाकी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि P और Q केंद्र वाले दो वृत्त दो बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो A B बिंदु A और बिंदु B पर खींची गई दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है। यदि कोण ADB 68 डिग्री है तो कोण ACB क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, कुछ समझना नहीं है, ऐसा आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलता है और मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। अगर आपको इस तरह का फिगर मिले, आपको ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो इनका जो है अल्फा है और ये बीटा है, तो इनका अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। कोई एक देके एक पूछ लेगा तो आपको 180 में से घटा देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 68 दे रखा है, तो 180 में से 68 को घटा देंगे, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 हो जाएगा, 112 हो जाएगा आपका ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मारिया ने एक केक बनाया और उसे 1320 रुपए में बेचा, जिससे उसे 10% का लाभ हुआ। उसने एक और केक बनाने की योजना बनाई जिसको बनाने की लागत पहले को बनाने की लागत के समान थी, और वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि इस बार वह 15% लाभ अर्जित करे। 15% लाभ अर्जित करने के लिए मारिया को अपना अगला केक किस कीमत में। देखिए ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपको बस वो ट्विस्ट करके बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बाकी आपको डेटा पे फोकस रखना होता है कि क्या बोल रहा है, क्या करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1320 रुपए में बेचा, तो वो बेचा है, उसको 10% लाभ हुआ है। तो जब आपको क्रयमूल्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, आप उल्टा गुणा करते हैं, मतलब कि 100 ऊपर रहेगा, 110 नीचे चला जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो 11 यानी 12 से ये जाएगा, तो आपका जो है 1200 यहाँ पे सीपी निकल के आ रहा है, 1200 सीपी निकल के आ रहा है। अब तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब बोल रहा है कि 15% की लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 1200 पे 15% की लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी 23/20 यानी 2 छक्का 12 60, तो 36 23 छक्का 138 होता है, तो 1380 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि आपको बस लैंग्वेज में भूलवाना चाहता था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब नहीं है, सेशन खत्म होता है। तो आपको कैसा लगा सेशन? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।